हेलो स्टूडेंट्स, बहुत बहुत स्वागत करती हैं आपकी लाली मैडम मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी में। और साथ ही साथ ये आशा भी करती हैं, प्रार्थना भी करती हैं कि आप सभी स्वस्थ होंगे, खुश होंगे, प्रसन्नचित होकर अपने अपने कार्य को कर रहे होंगे। और साथ ही साथ मैग्नेट ब्रेन्स पर, आपके फेवरेट चैनल मैग्नेट ब्रेन्स पर आपके मन पसंदीदा विषय के वीडियो भी देख रहे होंगे। डियर स्टूडेंट्स, मैग्नेट ब्रेन्स जिसे परिचय की कोई आवश्यकता नहीं है, परंतु जिसका जो परिचय है वो आप स्वयं ने बनाया है। मैग्नेट ब्रेन्स है भारत का नंबर 1 प्लेटफॉर्म जो देता है कक्षा 6वीं से 12वीं तक की ऑनलाइन स्कूल एजुकेशन एकदम फ्री। और साथ ही साथ सभी प्रकार की प्रतियोगी परीक्षाओं के वीडियोस भी आप आपके फेवरेट चैनल पर एकदम फ्री देख सकते हैं। आपको पता है ना प्रतियोगी परीक्षाओं में कौन कौन से शामिल हैं? बता देती हूं। जैसे एनटीएससी, ओलंपियाड, आईआईटी, जेईई, नीट, यूपीएससी, सीएआईबी, जेएआईबी, बैंक, इंश्योरेंस, सभी प्रकार की प्रतियोगी परीक्षाओं के वीडियोस आपको फ्री प्रोवाइड करते हैं हम, क्योंकि हमारा एकमात्र उद्देश्य है आप सभी को स्कूली एजुकेशन के साथ साथ आपके भविष्य हेतु तैयार करना। इसी उद्देश्य को लेकर मैं भी यहाँ उपस्थित हुई हूँ। हमारी पाठ्य पुस्तिका, बिल्कुल सही समझे आप, क्लास 9th पाठ्य पुस्तिका है हमारी पूरक पाठ्य पुस्तिका कृतिका, और उसका चैप्टर नंबर 2। क्योंकि इससे प्रीवियस वीडियोस जो आप देख चुके हैं, हम पहला पार्ट शुरू कर चुके हैं। क्या किया था बताइए, कौन सा पार्ट था? इस जल प्रलय में, जो था पार्ट 1। और इस वीडियो में हम देखने वाले हैं पार्ट 2। नाम है मेरे संग की औरतें। अब आप सोच रहे होंगे आपके संग की औरतें? जी हाँ, लेखिका मृदुला गर्ग जी ने अपने ही जमाने की औरतें, अर्थात अपने परिवार, अपने समय का वातावरण, किस तरह की संस्कृति, किस तरह का परिवेश था, इस पाठ में उन्होंने बखूबी बताया है। और साथ ही साथ उन्होंने अपनी कलम के माध्यम से अपने निजी जीवन पर आधारित ये पाठ लिखा है, जिसमें ना केवल उन्होंने परिवेश या वातावरण का ही जिक्र किया है, बल्कि अपने परिवार, दोनों परिवारों, एक तरफ ननिहाल और दूसरी तरफ ददियाल, नाना जी का परिवार कैसा था, दादाजी का परिवार कैसा था, कब लेखिका का जन्म हुआ था, कितने भाई बहन थे वे, और किस तरह का उनका माहौल था परिवार का, वो एकदम आप सुनेंगे ना तो बड़े अचंभित हो जाएंगे। पता है क्यों? क्योंकि उस समय भी उनके परिवार में कोई बंदिशें नहीं थी। सबसे बड़ी बात कि जब उनके परिवार में उनकी माता जी को मतलब प्रेग्नेंट थी, उस समय उनकी परदादी परमात्मा से प्रार्थना करती हैं कि हे प्रभु, हे परमात्मा, मेरी पतोहू को पहली संतान लड़की ही देना। तब जबकि लड़कियों की स्थिति भयंकर दयनीय थी। बहुत सी ऐसी बातें जो आपने भी पढ़ी हैं, सुनी हैं, टीवी में भी देखी हैं कि किस तरह से लड़कियों के साथ भेदभाव किया जाता था, शिक्षा से वंचित रखा जाता था, यहाँ तक कि जन्म से पहले ही लड़की को मार दिया जाता था। उस समाज में भी उनकी परदादी ने परमात्मा से अपनी पतोहू अर्थात अपने बेटे की बहू के पहली संतान के रूप में लड़की की मन्नत मांगी। अब भगवान तो उनसे इतने प्रसन्न हुए कि एक ना सही, दो ना सही, पूरी 5-5 कन्याओं को उनके घर भेज दिया। एक और बात बहुत अच्छे से लिखी है लेखिका ने कि उनका जो घर था, उनके जो परिवार के सदस्य थे, वो एकदम खिसके हुए थे। सभी लोगों को लीक से हटकर चलने में ही मजा आता था। और उनका ये मानना था कि जो सब करते हैं भेड़ चाल, हमें नहीं चलना है, हमें तो अपने तरीके से जीना है। ठीक उसी तरह की उनकी बहनें भी थीं। उनकी माँ मतलब पता है कैसी थी? उनकी सासू माँ अर्थात लेखिका की दादी कहती थी कि हमारी बहू तो इतनी नाजुक है कि बस धोई पहुंची और छींके पर टांग दी। इस तरह की स्थिति थी, परंतु फिर भी उन्हें अपनी ससुराल में बहुत मान सम्मान मिलता था। जबकि उन्होंने माँ जैसी या यूं कहे कि जैसे पारंपरिक जो महिलाएं रहती थीं, बच्चों का पालन पोषण करना, रसोई घर में कामकाज करना, ये उन्होंने बिल्कुल नहीं किया था। क्योंकि उनके माँ के शौक थे किताबें पढ़ना, संगीत सुनना और आराम से अपने बेड पर पड़े पड़े संगीत की मतलब म्यूजिक सुनते रहना और साथ ही साथ साहित्यिक चर्चा करना, यही उनका एकमात्र शौक था। अब बात करते हैं थोड़े से ननिहाल की कि नानी, जो नाना जी थे, वो अंग्रेजों के फरमानदार थे, साहब थे, बैरिस्टरी पढ़कर आए थे विलायत से, तो अच्छा खासा दबदबा था। परंतु जो नानी थी वो एकदम साधारण भारतीय परंपरा वाली महिला थी। उनके विचारों में, उनके मतलब जो थॉट्स थे, उनको कहीं ना कहीं बस अपने भारत से लगाव था और वे अपनी पुत्री का विवाह किसी स्वतंत्रता सेनानी से ही करवाना चाहती थी। तभी तो जीवन के अंतिम पलों में उन्होंने अपने पति से
के समक्ष एक बात रखी। वो क्या बात रखी कि मैं आपके मित्र जो स्वतंत्रता सेनानी हैं प्यारे लाल शर्मा, उनसे भेंट करना चाहती हूँ। सबने समय की नजाकत को देखते हुए उनकी बात मानी और प्यारे लाल शर्मा जी को बुलाया गया। जब वे आए तो उन्होंने कहा कि मैं अपनी बेटी के वर ढूंढने के लिए आपको तय करती हूं कि आपको तय करना होगा, मेरी बेटी को स्वतंत्रता सेनानी ही वर होना चाहिए, ये आप मुझे वचन दीजिए। तो उन्होंने उनकी बात मानी और लेखिका की जो मां है उनका विवाह हुआ एक होनहार स्वतंत्रता सेनानी लड़के से। तो इस पाठ में, इस वीडियो में यही देखेंगे कि सबसे पहले हम देखेंगे लेखिका का जीवन परिचय और उसके साथ साथ हम चलेंगे एकदम उनके समय में कि क्या संघर्ष किए, कितने मजे से जिए वो और अपने चारों पांचों भाई बहनों में आनंद और हर्ष के साथ किस तरह से रही। साथ ही साथ जो परिवार का माहौल था वो कितना स्वच्छंद था, स्वतंत्र था, आप देखेंगे इस वीडियो में। तो आइए एक बार पुनः मैं आप सभी का स्वागत करती हूं मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी में और उनके कार्यों के बारे में। मृदुला गर्ग, आप देख सकते हैं, मुस्कुराता हुआ चेहरा, अनुभवी चेहरा, जो हिंदी साहित्य में एक जाना माना नाम है। नमन करते हैं हम सभी हिंदी के साहित्यकारों को जिन्होंने हिंदी को अपनी कलम के माध्यम से, अपनी हुनर के माध्यम से समृद्धि प्रदान की और न केवल आज इनका नाम भारत में ही चमकता है बल्कि विश्व भर में प्रसिद्ध है। लेखिका मृदुला गर्ग, आपका जन्म 25 अक्टूबर सन 1938 में कलकत्ता में हुआ था। पिता का तबादला समझते हैं आप, ट्रांसफर होने के कारण लगभग 3 वर्ष की आयु में वे दिल्ली आ गईं, जहां उनके अनुभव, संघर्ष और भी विस्तार मिला। मृदुला जी का बचपन काफी शारीरिक पीड़ा में बीता और इसके कारण वे कई वर्षों तक स्कूल भी नहीं जा पाई। घर पर ही रहकर वे अध्ययन करती रहीं और समय से सभी परीक्षाओं में उत्तीर्ण होती। सोचिए, स्वाध्याय, सेल्फ स्टडी में कितना दम होता है। उन्होंने दिल्ली स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स से एमए किया। तदुपरांत 1960 से 1963 तक दिल्ली के इंद्रप्रस्थ कॉलेज और जानकी देवी कॉलेज में बतौर प्राध्यापिका, समझते हैं, प्रोफेसर कार्यरत रहीं। इस दौरान उन्होंने सामाजिक और आर्थिक शोषण जैसे विषयों पर भी गहन अध्ययन किया कि किस तरह से सामाजिक और आर्थिक शोषण होते हैं, उसके बारे में भी उन्होंने बहुत सारी बातें और संघर्ष किया। अब देखिए, यहां पर आपकी पाठ्य पुस्तक का चित्र ये नजर आ रहा है। क्या कहा जा रहा है? क्या दादी हैं या कौन है? कुछ समझ आ रहा है आपको? जी हाँ, ये भरा पूरा परिवार लेखिका के घर का ही है। मेरे संग की औरतें, अर्थात उस समय जब बात करें हम, याद आया आपको, जन्म हुआ था उनका 1938 में, ठीक है। उसके बाद का जो माहौल आपको दिखाई देगा यहाँ पर पाठ में और वीडियो में, तो बड़ा मजा आने वाला है आपको, क्योंकि लेखिका ने अपने ननिहाल, नानी के बारे में बात कही है। स्टार्टिंग में ही लिखा है कि मैंने अपनी नानी से कहानी नहीं सुनी थी, लेकिन नानी की कहानियां जरूर सुनी थी। अर्थात उनकी नानी का देहावसान जब वे बहुत छोटी थी तभी हो गया था। अब जब मम्मी का विवाह हुआ, माताजी का विवाह हुआ एक घर में, उस समय अंग्रेजी शासन था, एकदम तानाशाही शासन था। पढ़े लिखे लोग या शिक्षित परिवार के लोग बहुत कम हुआ करते थे। उनके ददिहाल और ननिहाल का माहौल बड़ा रौबदार था। रौबदार समझते, एकदम सत्तात्मक तरीके से, ठीक है। वहां पर उन्होंने क्या माहौल देखा, कैसा उनका माहौल था। अब उन्होंने अपनी माँ के बारे में भी बताया है कि उनकी माँ बहुत सुकुमार सी थी। सबसे पहले उन्होंने अपना जिक्र ना करके अपनी माँ के मायके का वर्णन किया, अर्थात अपनी ननिहाल का। उसके बाद वो आती हैं अपनी माँ के ससुराल, अर्थात ददिहाल में। माँ के बारे में उन्होंने बताया कि माँ बचपन से ही बड़ी दुबली पतली सी, नाजुक सी थी। उनकी सासू माँ, विवाह के बाद उनकी सासू माँ अर्थात लेखिका की दादी क्या कहती थी? हमारी बहू तो ऐसी है, धोई पोछी और छींके पर टांग दी, एकदम नाजुक। साड़ी पहनना भी नहीं आता था, कॉटन की साड़ियां चलती थी पहले, तो ऐसा लगता था जैसे बस उनकी कमर चनखा ना खा जाए, कहीं मोच ना खा जाए, क्योंकि उनका जो हुलिया था, उनका जो डील डॉल था, बहुत नाजुक था। लेखिका की माँ के बारे में हम चर्चा कर रहे हैं, ठीक है। अब लेखिका की जो नानी थी, अर्थात उनकी मम्मी की जो माँ थी, वे एक क्रांतिकारी या यूं कहें कि स्वतंत्रता सेनानी जैसी उनके मन में भावना थी, जबकि उनके पतिदेव अर्थात लेखिका के नाना जी अंग्रेजों के साहब थे। घर में बड़ा माहौल था, एकदम सत्तात्मक तरीके से। लेकिन लेखिका की नानी ने कभी भी अपने
यूं कहें कि अपने पति अर्थात लेखिका के नाना जी के आगे मुंह तक नहीं खोला था, एकदम जो भी जैसा कहते थे चुपचाप सुनती रही। लेकिन जब लेखिका की नानी का अंतिम समय आया, ध्यान से सुनिए, जब लेखिका की नानी का अंतिम समय आया तो लेखिका की नानी जी ने उनके नाना जी के समक्ष एक बात रखी। क्या रखी? कि मुझे आपके मित्र से मिलना है। सब बड़े चौंक गए कि वो स्त्री जिसने कभी भी अपने पति से मुंह खोलकर बात नहीं की हो, वो उनके मित्र से मिलकर भला क्या चर्चा करना चाहती है। तो उन्होंने कहा कि मुझे आपके मित्र जो स्वतंत्रता सेनानी है ना, पंडित प्यारेलाल शर्मा जी, उनसे मिलना है। तो समय की नजाकत को देखते हुए, उनकी स्थिति को देखते हुए उनके नाना जी अपने मित्र प्यारेलाल शर्मा जी को ले आए अपने घर। अब इतना ही काफी नहीं था, अब जो बात उन्होंने कही लेखिका की नानी ने, वो और हैरत अंगेज करने वाली थी, चौंकाने वाली थी। क्या कहा उन्होंने? कि मेरी बेटी के लिए वर मतलब समझते ना, दूल्हा आप ही तय करेंगे, जो आपकी तरह स्वतंत्रता सेनानी हो, ना कि इनकी तरह अंग्रेजों का नौकर या अंग्रेजों का गुलाम। ये बात कही, सबकी दांतों तले उंगलियां दब गईं कि वो स्त्री जिसने कभी अपनी पति के सामने जुबान तक नहीं खोली थी, कभी भी कुछ भी अपनी ना नुकुर या कुछ भी नहीं कहा था, वो आज उनके समक्ष उनके मित्र से कहती है कि उनकी ही बेटी के लिए वर वे ढूंढे, ना कि पिता। फिर भी लेखिका के जो नाना जी थे, उन्होंने समय की नजाकत को ध्यान में रखते हुए कहा कि ठीक है मित्र, तुम ही मेरी बेटी के लिए वर ढूंढना। तो पंडित प्यारेलाल शर्मा जी ने उनके लिए एक वर ढूंढा, जो कि स्वतंत्रता संग्राम में बस भर्ती होने वाला था। सरकारी नौकरी में एक एग्जाम होता था, परीक्षा होती थी, लेकिन उस परीक्षा में उसको बैठने नहीं दिया था। क्यों नहीं? क्योंकि वो स्वतंत्रता सेनानी था, स्वतंत्रता सेनानियों के साथ रहता था। अर्थात किसकी बात कर रहे हैं हम? लेखिका के पिताजी की। जैसे तैसे उनका विवाह हुआ और लेखिका की नानी गुजर गई। अब विवाह के उपरांत जब लेखिका की मां अपने ससुराल आई तो वहां भरा पूरा परिवार, बुआ थी, दादी थी, परदादी थी, घर में बहुत बड़ा मतलब परिवार था उनका। अब क्या हुआ कि उनकी जो परदादी थी, वो मन्नत मांगती थी कि हे प्रभु, मेरी पतोहू अर्थात मेरी बेटे की जो बहू है, पुत्र वधू है ना, उसको पहली संतान बेटी ही हो। ये बड़ा गजब का था माहौल कि उस समय जब लड़कियों की स्थिति दयनीय थी, उस जमाने में लड़कियों की स्थिति अच्छी नहीं थी, शिक्षा भी प्रदान नहीं की जाती थी, इवन भ्रूण हत्या तक कर दी जाती थी। गर्भ से पहले ही, मतलब जन्म से पहले ही बच्ची को या लड़की को गर्भ में मार दिया जाता था। लेकिन उनके घर का माहौल बड़ा अच्छा था, सकारात्मक था। उन्होंने भगवान से प्रार्थना की कि मेरी पतोहू को पहले लड़की हुई हो संतान में। सब लोग अचंभित कि वाह क्या बात है। तो उनकी जो भगवान ने इतनी सुनी कि एक साथ एक के बाद एक 5 कन्याएं जन्म हुई। इसी तरह से और भी बहुत मजेदार यहां पर हम चर्चा करने वाले हैं। तो चलिए अब हम पढ़ते हैं कि और क्या क्या बातें हैं। ठीक है, सुनिएगा ध्यान से। यह है संस्मरण। और संस्मरण क्या होता है, ध्यान से सुन लीजिए। संस्मरण होता है यादों या स्मृतियों पर आधारित, अर्थात संस्मरण बनता है स्मृतियों से। स्मृति अर्थात यादें, जो हमें याद रहे वो संस्मरण है, और उसको हम रचनात्मक या कोई एक रूप दे दें, प्रारूप दे दें, तो वो संस्मरण कहलाता है। लेखिका ने अपनी यादों को संस्मरणात्मक शैली में लिखा है, इसलिए ये जो चैप्टर है वो संस्मरण शैली में लिखा गया है। गद्य, हिंदी गद्य साहित्य की संस्मरण विधा। ठीक है, संस्मरण स्मृतियों से बनता है और स्मृतियों की विश्वसनीयता उसे महत्वपूर्ण बनाती है कि कितनी अच्छे से हमें हमारी मेमोरीज जो हैं, यादें हैं, वो कितनी पुख्ता है, कितनी सही है। उस प्रकार से संस्मरण उतना ही महत्वपूर्ण बनता है। ठीक है, चलिए। लेखिका द्वारा लिखा गया यह एक संस्मरणात्मक गद्य है, जिसमें लेखिका ने अपने परिवार की औरतों, अपनी नानी, अपनी मां तथा अपनी 4 बहनों के बारे में विशेष रूप से बताया है। उन्होंने तत्कालीन घरेलू, आर्थिक, सामाजिक तथा शैक्षिक स्थिति से परिचित करवाया है। लेखिका अपनी नानी के बारे में कहती हैं कि वह अपनी नानी को देख तो नहीं सकी थी, क्योंकि उनकी मृत्यु उनकी लेखिका की मां की शादी से पहले ही हो गई थी। उनकी नानी परंपराओं को मानने वाली, अनपढ़ तथा पर्दा करने वाली महिला थी। उनके पति शादी के तुरंत बाद उन्हें घर पर छोड़कर बैरिस्ट्री पढ़ने विलायत चले गए थे। जब कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय से वकालत की डिग्री लेकर वापस आए तो उनके आचार विचार में अंग्रेजियत साफ झलकती थी। भाई, विलायत से पढ़कर जो आए थे। नानी इन बातों से दूर रहकर अपना जीवन अपने ढंग से जीती थी। उन्हें
ये नहीं था कि अब ये आए हैं तो मुझे इनके अनुसार जीना होगा। वो साधारण सी महिला थी। कौन? लेखिका की नानी। तो उन्हें जैसा अपना जीवन व्यतीत करना था वो आराम से साधारण तरीके से भारतीय नारी की तरह रहकर अपना जीवन व्यतीत करती थी। अशिक्षित थी, कोई स्कूली शिक्षा प्राप्त नहीं की थी उन्होंने। वहीं पर लेखिका के नाना जी ने भी उनको किसी बात के लिए फोर्स नहीं किया कि तुम ऐसे कपड़े पहनो या ऐसे रहो या मेरी सिर्फ ऑर्डर का पालन करो या आज्ञा का पालन करो। उन्हें भी अपने अनुसार जीने की स्वच्छंदता थी, स्वतंत्रता थी। उन्होंने कभी भी अपनी इच्छा का इजहार अपने पति के सामने नहीं किया। अपनी मृत्यु निकट जानकर उन्होंने अपने पति के स्वतंत्रता सेनानी मित्र प्यारे लाल शर्मा को बुलवाकर कहा कि उनकी बेटी का रिश्ता अपने जैसे किसी स्वतंत्रता सेनानी के परिवार में करा दें। अभी बताया ना कि जब उनको लगा कि उनकी तबीयत थोड़ी खराब रहने लगी है तो उन्होंने अपने पति के मित्र प्यारेलाल शर्मा जी को बुलाया और कहा कि आप मेरी बेटी के लिए आप ही की तरह स्वतंत्रता सेनानी जैसा परिवार ढूंढकर विवाह करवा देना। उनकी इच्छा अनुसार लेखिका की मां का विवाह आजादी के आंदोलन में भाग लेने वाले एक होनहार लड़के से किया गया। अच्छा लड़का था, इस कारण उन्हें सादा जीवन जीना पड़ा। वे रात में जागकर खादी की साड़ी बांधने का अभ्यास करती। अब देखिए, यहां पर ध्यान से सुनिएगा। लेखिका की जो माँ थी उन्हें साड़ी वाड़ी पहनना नहीं आता था। बड़ी एकदम नाजुक सी लड़की थी, दुबली पतली सुंदर सी। तो अब ससुराल में पहननी होती थी साड़ी। अब साड़ी के लिए उन्होंने देखा कि रात रात भर जाग कर वे खादी की साड़ी बांधने का अभ्यास करती कि सुबह उठकर फिर अच्छे से पहन सके। तो उसी में लगी रहती थी बेचारी। वैसे भी लेखिका की माँ कमजोर शरीर की थी। वे घर में किताबें पढ़ती, साहित्य चर्चा करती, संगीत सुनती। उनको संगीत सुनने का बहुत शौक था, चर्चाएं करने का बहुत शौक था, क्योंकि उनके घर का मतलब उनके जो मायके का वातावरण था, उनके पिताजी अंग्रेजों के साथ थे, तो इससे उनके जो घर में गोष्ठी यहाँ होती रहती थी उसका असर उन पर पड़ा और इसी के फलस्वरूप वे किताबें पढ़ने की शौकीन थी, साहित्य चर्चा में करती थी, संगीत सुनने का उनको शौक था। एक तो माँ झूठ कभी नहीं बोलती थी। अब इन्होंने लेखिका ने अपनी माँ की दो विशेषताओं का यहाँ पर जिक्र किया है। पहला, वे कभी झूठ नहीं बोलती थी और दूसरा, वे एक की गोपनीय बात दूसरे से कभी नहीं कहती थी। तो इन दोनों के कारण देखिए, पहला था वे कभी झूठ नहीं बोलती थी, इसके कारण उन्हें घर में बहुत सम्मान मिलता था। घर का कामकाज वे नहीं करती थी लेकिन सम्मान बहुत मिलता था। दूसरा, वे एक की गोपनीय बात कभी दूसरे से नहीं कहती थी, इसलिए बाहर वाले भी उनका सम्मान करते थे, बहुत रिस्पेक्ट करते थे। जबकि वो एक पारंपरिक महिला की तरह ऐसे किचन का काम या रसोई घर में नहीं रहती थी, फिर भी लोग उनका आदर करते थे, उनकी बातों पर अमल भी करते थे। उनके परिवार अर्थात ससुराल में उनकी राय ली जाती थी और राय का पालन भी किया जाता था। बड़ा अच्छा मतलब काम करती थी वे, ठीक है। झूठ नहीं बोलती थी और दूसरे लोगों की गोपनीय बातें अपने तक ही सीमित रखती थी। इस कारण उनका घर और बाहर दोनों ही जगह मान सम्मान था। वे अपने जीवन को बहुत ही अच्छे से बिता रही थी। अब क्या हुआ, ऐसे ही लेखिका की परदादी थी। अब यहाँ पर परदादी की बात सुनिएगा ध्यान से, क्योंकि वही चाहती थी कि हे प्रभु, हे परमात्मा, मेरी पतोहू अर्थात लेखिका की माँ को पहली संतान के रूप में लड़की ही जन्म ले। अब गांव वालों को ये पता था कि जो परदादी हैं, परदादी का जिक्र हो रहा है यहाँ पर, अब ससुराल की बात हो रही है अर्थात लेखिका के ददेहाल की बात हो रही है, ठीक है। सब गांव वालों को पता था कि लेखिका की परदादी का तार बड़े अच्छे से जुड़ा है भगवान के साथ। बहुत अच्छी अच्छी घटना होने वाली है, अभी देखिएगा आप। सदैव लीक से हटकर काम करती थी परदादी। जैसे सब लोग नहीं एक ढर्रे में चलते हैं उस तरह से नहीं थी वे, अपने अंदाज से जीने वाली औरत थी, बुजुर्ग महिला थी, लेकिन अपने अंदाज से जीती थी। जहां पर सब कहते थे कि मेरी पुत्रवधू को या पतोहू को लड़का ही हो, खानदान का नाम रोशन करेगा, वंश का नाम आगे बढ़ाएगा, वहीं पर लेखिका की परदादी ने क्या कहा कि मेरी पतोहू को तो पहली संतान लड़की ही होना चाहिए, ठीक है। वे फालतू सामान एकत्रित करने के बजाय उन्हें दान में दे दिया करती थी। ऐसा नहीं कि ये भी रख लो, वो भी रख लो, ये ऐसा वैसा। मतलब 2 साड़ियां सोचती थी कि वो ठीक है, एक पहनूंगी दूसरी पहनूंगी। अधिक सामान की बिल्कुल एकत्रित करने का कोई उनको शौक नहीं था और जो भी एक्स्ट्रा कुछ भी सामान रहता था वे दान कर देती थी। उन्होंने अपनी बहू के गर्भवती होने पर मंदिर में भगवान से लड़की पैदा होने की मन्नत मांगी
और यह बात सभी को बता दी कि मैं तो कह देती हूं कि मुझे अपनी पुत्र वधू अर्थात पतोहू की पहली संतान लड़की ही चाहिए, मैंने तो भगवान से कह दिया है। ठीक है, अब क्या हुआ, उनकी बार बार की मन्नत से भगवान ने अफरा तफरी में आकर एक के बाद एक 5 कन्याएं उतार दी और बेटा केवल एक। अब जब भी वे मंदिर जाती, कौन बताइए कौन जाती है मंदिर? परदादी। यस, जब भी परदादी मंदिर में जाती भगवान से यही कहती, हे प्रभु, हे परमात्मा, मेरी पुत्र वधू को या मेरी पतोहू को संतान तो लड़की ही होना चाहिए। तो बार बार मन्नत मांगने के चक्कर में उनको एक के बाद एक 5 लड़कियां हुई और लड़का हुआ एक। ठीक है, एक बार क्या हुआ आप सुनिए, एक बार की बहुत रोचक घटना यहां पर हम चर्चा करने वाले हैं। एक बार उनके मतलब घर में हुआ, परिवार में एक विवाह। अब सभी जो घर के मेल्स थे वे चले गए बारात में और घर की महिलाएं थी घर में। बारात के जाने के बाद बहुत से ऐसी रिवाज या रस्में होती हैं जिनको औरतें निभाती हैं, घर में शादियां करती हैं या कुछ रीति रिवाज निभाते हैं। तो अब एक नामी चोर था गांव का, उसने सोचा हाँ आज घर में कोई तो मेल नहीं है, आदमी नहीं है, मर्द नहीं है, तो चुपचाप से जाऊंगा इनके घर से हाथ साफ करके आ जाऊं थोड़ा। अब वो दादी परदादी के बारे में सबको पता था कि ये बड़ी खतरनाक है, इनका कनेक्शन सीधा भगवान से जुड़ा हुआ है, तो उनसे सब डरते थे, गांव के चोर भी डरता था क्योंकि गांव का ही था। लेकिन उसने सोचा अच्छा दादी एक एक चीज, मतलब घर का जो हुलिया था उसको सब ज्योग्राफी बिठाकर गया कि परदादी का कमरा तो ये है, वहां तो मुझे घुसना नहीं है, भूल कर भी कदम नहीं रखना है, लेकिन बाकी के जो रूम है या कमरे हैं वहां पर जाकर अच्छे से रकम जेवर जो भी होगा वो हाथ साफ करके आ जाऊंगा। अब क्या हुआ कि जैसे ही वो कमरे में घुसा, उस दिन क्या हुआ कि परदादी को अपने कमरे में नींद नहीं आ रही थी क्योंकि वहां जो बाहर कुछ औरतें थीं वे कुछ रस्में कर रही थीं, रिवाज गाना जो भी गा रही थी या कुछ बजा रही थी, तो परदादी की नींद डिस्टर्ब हो रही थी। तो वे अपना कमरा छोड़कर दूसरे कमरे में सो गई। बेचारे चोर को क्या पता था कि आज परदादी उनके कमरे में न सोकर दूसरे कमरे में सोई है। अब उसकी हो गई सिट्टी पिट्टी गुम। कैसे? जैसे ही वह कमरे में दबे पांव कमरे में गया, तुरंत परदादी की नींद खुली। कौन? ओ, अब उसने सोचा यहाँ कौन है, परदादी का कमरा तो वो है। हड़बड़ा गया एकदम। मैं बोले हाँ चल हुआ करे, कोई भी हुआ करे, वहां जो बगल में लोटा रखा है उसमें देख पानी है क्या। उसने देखा, बोले नहीं इसमें ये तो खाली है। बोले ठीक है, मुंह पर अच्छे से कपड़ा बांध कर रखियो और छान कर भर कर लीजो, मुझे पानी भर कर ला कर दो। कौन है तू बता। हड़बड़ाहट में चोर ने कह दिया मैं चोर। बोले हुआ करे चोर है, कौन है तू, जा अच्छे से कपड़ा छान कर और जो भी है वो पानी भर कर ला मुझे। अब चोर ने कहा परदादी की बात तो माननी पड़ेगी, नहीं तो मेरे तो बिल्कुल आज ही अंतिम दिन हो जाएगा। तो वो गया और वहीं बगल में कुआं था, साइड में घर के साइड में कुआं था, तो वहां पर वो भर कर लाता है और पानी देता है। अब दादी जी उठती हैं परदादी और आधा पानी उन्होंने पिया और आधा पानी चोर से कहती है ले तू भी पी ले। अब कहता मैं, लेकिन मैं तो चोर हूं परदादी। बोले मुझे पता है तू चोर है, लेकिन अब मैंने आधा पिया, एक ही लोटे से हम पानी पीकर दोनों माँ बेटे की तरह हो गए। अब चाहे तू चोरी कर चाहे खेती, ये तुझ पर निर्भर करता है। चोर बड़ा आश्चर्यचकित। जब तक तो जो हवेली के चौकीदार वगैरह थे उन्होंने उसको धर दबोच लिया। तो दादी ने कहा छोड़ो छोड़ो, पहले इसकी बात सुनो क्या हो रहा है। तो दादी से कहने लगा दादी मुझे माफ़ कर दीजिए, मैं गलती से ये वो दुनिया भर की उसने माफ़ी मांगी। तो उसने कहा कि आज के बाद मैं कोई चोरी वोरी नहीं करूंगा, अब मैं मेहनत की कमाई करूंगा, किसानी करूंगा, खेती करूंगा, जो भी होगा बन पड़ेगा, लेकिन कभी चोरी तो नहीं करूंगा, माफ़ कर दीजिए दादी जी। तो इस तरह से यहाँ पर एक और घटना सामने आती है कि अपने व्यवहार से, अपने विनम्र पूर्ण या अच्छे व्यवहार से लोगों को सही राह पर लाया जा सकता है। ऐसा नहीं कि सिर्फ डांट डपट या उपदेश देते रहने से ही किसी को सही राह पर लाया जा सकता है। ठीक है, देखिए एक बार हवेली के मर्द किसी बारात में गए थे और औरतें रत जगा कर रही थी। रत जगा मीन्स रात जागरण। तभी एक चोर उनके कमरे में घुस आया जिसमें परदादी सो रही थी। कुछ आहट होते ही परदादी की आंखें खुल गईं। चोर डर गया। तभी परदादी ने चोर से पानी लाने को कहा। अब क्या हुआ कि पानी लाते समय चोर को पकड़ लिया गया और उसके सामने लाया गया। उन्होंने पानी पीकर आधा पानी चोर को पिलाया और उसे बेटा मानते हुए चोरी छोड़ खेती करने की नेक सलाह दी।
उनकी सलाह मानकर चोर ने चोरी करना छोड़ दिया और खेती करने लगा। अब देखिए यहां तक हो गया ना कि उन्होंने उनकी सलाह मानी। किसने? चोर ने सलाह मानकर चोरी करना छोड़कर और खेती में लग गया वो। अब बताती हैं लेखिका कि 15 अगस्त सन 1947 को देश में जब आजादी का जश्न मनाया जा रहा था, तब लेखिका को टाइफाइड बुखार था। डॉक्टर की सलाह के कारण वह बाहर ना जा सकी। उनके पिता ने उसे ब्रदर्स कारामजोव नामक उपन्यास दिया, जिसके कई अंशों को लेखिका ने बार बार पढ़ा। लेखिका अपनी नानी, माँ और परदादी के बारे में बताने के बाद अपनी बहनों के बारे में कहती हैं कि उनकी सबसे बड़ी बहन थी मंजुल, जिसे घर में रानी कहते थे। 5 बहनें थी, ठीक है। सबसे बड़ी जो बहन थी वो मंजुल, जिनका नाम, घर का नाम था रानी, ठीक है। नाम याद रखिएगा, मैं पूछूंगी अभी। उसने शादी के बाद मंजुल भगत नाम से लिखना शुरू कर दिया, अर्थात ना केवल लेखिका ही लेखन कार्य के प्रति समर्पित रही, बल्कि उनकी बड़ी बहन, क्या नाम था? मंजुल भी लेखन के प्रति समर्पित हो गई। दूसरे नंबर की बहन ने शादी के बाद मृदुला गर्ग नाम से लिखना शुरू कर दिया, अर्थात लेखिका स्वयं दूसरे नंबर की थी। उनसे बड़ी थी मंजुल भगत और दूसरी लेखिका स्वयं, ठीक है। इसके बाद की 2 बहनें रेणु और चित्रा लेखन कार्य से बची रहीं। कौन कौन? रेणु और चित्रा लेखन कार्य से बची रहीं। सबसे छोटी बहन अचला अंग्रेजी में लिखने लगी। हो गई 5 बहन। सबसे बड़ी थी मंजुल भगत, उसके बाद मृदुला भगत, फिर है रेणु और चित्रा। रेणु और चित्रा जो लेखन कार्य के प्रति उनका कोई रुझान नहीं था, विवाह किया और अपने परिवार में अच्छे से रहने लगी। सबसे छोटी थी चित्रा, अचला, जो कि अंग्रेजी में लिखती तथा छोटा भाई राजीव हिंदी में लिखने लगा। सभी के सभी जो हिंदी साहित्य से जुड़े थे या लेखन कार्य से जुड़े थे, उन्होंने यह जिक्र किया है। मंजुल भगत सबसे बड़ी बहन थी, मृदुला गर्ग दूसरे नंबर की थी, फिर है रेणु और चित्रा। रेणु और चित्रा ने लेखन कार्य के प्रति कोई इंटरेस्ट नहीं जताया। उसके बाद जो थी अचला, वो सबसे छोटी थी, जो अंग्रेजी में लिखती थी। भाई था राजीव, जो कि हिंदी में लेखन करता था, ठीक है। उनकी तीसरी बहन रेणु बीए नहीं करना चाहती थी, परंतु पिताजी और घर वालों का मन रखने के लिए उसने किसी तरह बीए कर लिया, क्योंकि वो सब अपने अपने तरीके से जी कर अपना अपना जीवन व्यतीत करती थी। सबसे अच्छी बात पता है क्या थी उनके घर की? कि कोई किसी के कार्य में दखल अंदाजी नहीं देता था। इवन जब किसी के नाम की चिट्ठी आती थी, पत्र आता था, तो कोई उसको खोलकर देखता तक नहीं था किसका आया, ऐसा नहीं। यदि किसी ने, जिसके नाम की चिट्ठी या पत्र आया है, उसने नहीं देखी तो वो महीनों वहीं बंद पड़ी रहती थी, लेकिन कोई दूसरा उसको उठाकर पढ़ता भी नहीं था। ये था। और सबको अपने अपने कार्य अपने अपने अकॉर्डिंग चुनने की स्वतंत्रता थी। किसी के कार्य में कोई बाधा उत्पन्न नहीं करता था, किसी को फोर्सफुली कुछ भी कार्य करने को नहीं किया जाता था। तो ये जो स्वतंत्रता का माहौल था उनके घर में, वो काबिले तारीफ था। उसके अपने अंक कम, किंतु उनसे पढ़ने वालों के अंक अधिक आते थे। उनकी जो बहन थी रेणु, वो स्वयं कम पढ़ती थी, दूसरों को पढ़ाने में ही लगी रहती थी। तो जब भी परीक्षाएं होती थी, जिनको वो पढ़ाती थी उनके नंबर्स, अंक अधिक आते थे, जबकि उनके कम आते थे। उसने अपनी पसंद के लड़के से ही शादी की। सबसे छोटी बहन अचला ने पत्रकारिता में प्रवेश लिया और पिताजी की पसंद से शादी कर ली। बाद में वह भी लेखन कार्य में संलग्न हो गई। अब यहाँ हर एक शब्द लिखा है। अभी जब हम चैप्टर 1 शॉर्ट रिवीजन करेंगे तो और आप देखिएगा, खिसकी हुई सी मालूम, मतलब एकदम सनकी से कहें या सकारात्मक रूप, सनक का सकारात्मक रूप भी होता है। ऐसा नहीं कि सनकी शब्द हमेशा नेगेटिव या नकारात्मकता की ओर ही संकेत करे। यहां पर लेखिका ने यही कहा है कि वो लीक से हटकर थी, वो थोड़ी खिसकी सी थी। हर एक को अपने जुनून के आधार पर कार्य करने की स्वतंत्रता थी। कोई भी किसी के कार्य में बाधा नहीं बनता था, किसी के कार्य को कोई भी फोर्सफुली ना करवाता था, ना उसको ऐसा ऑर्डर या सत्ता जमाता था, ठीक है। ये जो थी कौन, किंतु अब क्या हुआ कि उन्होंने, रेणु हमेशा यही करती थी कि मुझे पढ़ना है, उसके बाद मनपसंद के लड़के से शादी की। और पता है, जो लड़का उसको देखने आया था, उसने कहा था शादी तो मैं तुमसे ही करूंगी। लड़का स्वयं नहीं सोच रहा था कि ये क्या कह रही है, क्योंकि उसने कहा कि मैं जो सोच लेती हूँ वही करके रहती हूँ, तो शादी तो अब तुम्हें मुझसे ही करनी पड़ेगी। तो बेचारा लड़का क्या करता, अच्छे से शादी हुई, हंसी खुशी उन्होंने अपना परिवार बसाया। अब उसके बाद है सबसे छोटी बहन अचला ने पत्रकारिता में प्रवेश लिया और पिताजी की पसंद से शादी कर ली। बाद में वह भी लेखन कार्य में संलग्न हो गई।
विवाह के बाद लेखिका को बिहार के डालमिया नगर जैसे पिछड़े स्थान पर रहना पड़ा। जब लेखिका का विवाह हुआ तो वे गई बिहार के डालमिया नगर। वो एक बहुत ही पिछड़ा हुआ एरिया था जहाँ स्कूल्स भी नहीं थे, बच्चों के लिए शिक्षा प्रदान या प्राप्त करने की कोई अच्छी व्यवस्था नहीं थी। तो लेखिका स्वयं तो एजुकेशन से जुड़ी हुई थी, वे स्वयं लिखती थी और उनके घर का माहौल भी बड़ा अच्छा था, तो उनको बड़ा ही अजीब सा लगा। अब लेखिका ने क्या किया वो देखिए। यहाँ क्या होता था कि लड़का लड़की में बहुत भेदभाव था, पिछड़ा एरिया था ना बिहार का। और जब भी कोई सिनेमा जाता था, सिनेमा घर, टॉकीज की हम बात कर रहे हैं, तो वहां पर पति पत्नी भी साथ में मूवी, एक साथ बैठकर मूवीज नहीं देखा करते थे। लेडीज के लिए अलग, जेंट्स के लिए अलग, इस तरह से था। अब क्या हुआ, लेखिका ने यहां सिनेमा देखते समय पति पत्नी अलग अलग बैठते थे, उन्होंने वहां मर्दों औरतों को एक साथ नाटक करने के लिए राजी कर लिया और नाटकों से अकाल राहत कोष के लिए धन एकत्रित किया। इसके बाद लेखिका कर्नाटक के बागलकोट में रही। वहां उन्होंने कैथोलिक बिशप से स्कूल खोलने की प्रार्थना की, जिसे उन्होंने अनसुना कर दिया। बाद में अनेक लोगों की मदद से उन्होंने अंग्रेजी, कन्नड़ और हिंदी सिखाने वाला स्कूल खोला तथा स्कूल को कर्नाटक सरकार से मान्यता भी दिलवाई। कहते हैं ना, जहां चाहा वहां रहा। लेखिका यूं ही हार नहीं मानी कि जो सब कर रही थी, मतलब ठीक है भाई, नहीं है तो रहने देते हैं, जैसा हो रहा है वैसा चलने देते हैं। उन्होंने स्वयं में अपने आप के बलबूते पर स्वयं की कर्मठता दिखाते हुए वो स्कूल खोलने के लिए तत्पर रही और जगह जगह जाकर उन्होंने कैथोलिक चर्च बिशप से चर्चा की, तो सरकार से जैसे तैसे चिट्ठियां पत्र लिखी और उनको स्कूल खोलने की परमिशन भी मिल गई। ठीक है, अब क्या हुआ, लेखिका सोचती थी कि शहर में अकेले मंजिल की ओर बढ़ते जाने का मजा ही कुछ और है। सबका यही था कि बस अपनी राह स्वयं बनाना है, फिर देखिए कैसे मंजिल नहीं मिलती है। यही है यहां पर कि जहां चाहा वहां रहा। आप देख सकते हैं कि सभी जो बहनें थी उनको अपने अपने कार्य करने की स्वतंत्रता थी। वहीं नानी की यदि हम बात करें, नाना जी भले ही सत्तात्मक थे, अंग्रेजों के साहब थे, लेकिन उन्होंने कभी भी अपना जो रौब है वो पत्नी पर नहीं थोपा। परिवार की स्थिति को बड़े अच्छे से जमा कर रखा। ठीक वहीं पर ददीहाल में यदि हम बात करें तो वहां भी सबको अपने अपने कार्य करने की पूर्ण स्वतंत्रता थी। कहते हैं ना अधिकतर, अरे अब मैं अकेला क्या करूं, मुझसे भला क्या होगा, सब तो ऐसा कर रहा है वैसा कर रहा है, इसलिए ये हो रहा है। सफलता मिली तो मैंने किया है और कुछ विफल हो गए तो सबने किया है, ऐसा अक्सर मानवीय प्रवृत्ति है। तो हमें अपने बलबूते पर कुछ तो निश्चय करना होगा, दृढ़ निश्चयी बनना होगा, जिससे हम अपने कार्य को बखूबी कर सकें। ठीक है, इसी तरह से जब हम कोई भी चैप्टर पढ़ते हैं तो सबसे पहले ध्यान को एकत्र करना है, अर्थात कंसंट्रेशन के साथ बैठना है, ताकि जो प्रथम वीडियो है लेखिका परिचय और व्याख्या वो अच्छे से समझा जा सके, क्योंकि इसी पर आधारित होंगे हमारे आगे आने वाले वीडियो, चाहे वो एनसीईआरटी सॉल्यूशंस हो, चाहे वो बहुविकल्पीय प्रश्न हो। समझ में आया? पहला जो हम समझ जाते हैं कि आखिर कहानी है क्या, जब वो कहानी समझ में आएगी तो उससे संबंधित कोई कुछ भी पूछ ले हम उसके उत्तर दे पाएंगे और परीक्षाओं में अव्वल आ पाएंगे। साथ ही साथ अपने जीवन में उन मूल्यों को भी ढाल पाएंगे, उन पर चल पाएंगे जिन पर चलकर हम अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं। समझ में आया? इसी प्रकार से हमेशा मैग्नेट ब्रेन्स आपके लिए अंग्रेजी और हिंदी में दोनों मीडियम में आपकी स्कूली शिक्षा प्रदान करता रहेगा। जैसे आप विज्ञान, गणित, सामाजिक विज्ञान जो भी आप देखना चाहते हैं वो दोनों मीडियम में है। और साथ ही साथ प्रतियोगी परीक्षाएं, एनटीएससी, ओलंपियाड, आईआईटी, जेईई, नीट, यूपीएससी, सभी प्रकार की प्रतियोगी परीक्षाओं के वीडियोस भी आप बेस्ट फैकल्टीज द्वारा आपके फेवरेट चैनल पर देख सकते हैं। ठीक है, मान लीजिए आपको देखना है जो भी, जैसे मैं बात करूं हिंदी की, कि आपको क्लास 9th हिंदी, अब कृतिका आप पढ़ने लगे ना, तो कृतिका का हमारा पहला चैप्टर हुआ, तो आपको मान लीजिए कृतिका का पहला चैप्टर देखना है, तो क्लास 9th हिंदी पर क्लिक कर दीजिए। क्लिक करने के साथ ही जब आप जाएंगे उसकी प्लेलिस्ट पर, तो वहां पर वेल ऑर्गेनाइज तरीके से सब कुछ है, सेट है, कि आपको किसी तरह की असुविधा ना हो। क्या देखना चाहते हैं, पाठ्यक्रम देखना है, पाठ का विवरण देखना है, क्रमानुसार सार देखना है, एनसीईआरटी समाधान देखना है, बहुविकल्पीय प्रश्न देखना है, वन शॉट रिवीजन देखना है, एक ही बार में संपूर्ण चैप्टर का रिवीजन देखना है, जो भी आपको देखना है जस्ट क्लिक ऑन दैट, वीडियो आपके सामने आ जाएगा। और जब वीडियो आपके सामने आएगा ना, तो बहुत अच्छे से आप सुनिएगा, देखिएगा, समझिएगा, तो आपको समझ में भी आएगा।
समझ के साथ साथ आपको पसंद भी आएगा। ये मैं आपसे जरूर कहती हूं कि पसंद जरूर आएगा तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, क्योंकि जब आप सब्सक्राइब कर लेंगे तभी उसके बाद आपको न्यू वीडियोस जो हैं जब भी अपलोड होंगे तो आपको नोटिफिकेशंस प्राप्त होंगे और तुरंत आप उन वीडियोस का लाभ उठा सकते हैं। साथ ही साथ शेयर जरूर कीजिएगा ताकि आपके जो भी फ्रेंड्स हैं, परिचित हैं, रिलेटिव्स हैं, वे भी ऑनलाइन बेस्ट फ्री एजुकेशन का लाभ ले सकें। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जिसमें हम देखेंगे मेरे संग की औरतें अर्थात लेखिका मृदुला गर्ग जी द्वारा रचित ये पाठ, उसके एनसीईआरटी समाधान। ओके, चलिए स्वस्थ रहिए, खुश रहिए, बाय बाय, थैंक यू सो मच।